बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हफ्ता भर कितनी अच्छी खबरें रहीं, कितनी बुरी खबरें रहीं मईशत के लिहाज से, आज हम प्रोग्राम में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट पर। एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 409 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 78,897 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,254 रही और कम तरीन सतह 78,240 रही। अब हम रुख करेंगे अच्छी खबरों का। पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली दफ़ा SIFC के ताउन से जदीद रनवे तैयार हो रहा है और सबसे बड़ा ये रनवे होगा। पहली दफ़ा रनवे की तोसी की जा रही है। इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये रनवे तैयार किया जाएगा और इस रनवे की तैयारी के फौरी बाद कैटेगरी 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर कैटेगरी 3 इंस्ट्रूमेंट लगने से दुनिया भर के जहाज़ों की सेफ्टी लैंडिंग को यकीनी बनाएगा। कराची एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल रनवे की तैयारी से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की आमद से मुल्क की ख़जाने को भी फ़ायदा पहुँचेगा। जो हमारा ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, वो दूसरे ममालिक चला जाता था, ख़ास तौर पे इंडिया, अब वो पाकिस्तान में लैंड करेगा जदीद रनवे बन जाने के बाद और फिर इससे एक नई राह खुलेगी। एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई करेंसी नोटों की डिज़ाइन की शॉर्टलिस्ट कर दिया है और इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इब्तिदाई खाके जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ने 10 रुपये से 5,000 रुपये तक के जो नोट हैं, नए करेंसी जो दिसंबर में जारी होगी, हमारे ज़राए के मुताबिक उनका खाका जारी किया है और इन तमाम नोटों पर स्टेट बैंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से छपाई करेगा और इसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के डिज़ाइन शामिल है और हमने तमाम करेंसियों को तब्दील करने का इशारा पहले दे दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था और दिसंबर में इसको फाइनलाइज किया जाएगा और मार्केट में पे ये सर्कुलेट होंगी करेंसियाँ। इसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बिजली और गैस की कीमतें हैं। ब्लू इकोनॉमी का जो हिस्सा है पाकिस्तान का दुनिया भर में वो सिर्फ 0.25% है। इस हिस्से को बढ़ाना है। ब्लू इकोनॉमी पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं मुख्तलिफ सरमायादार और जो सरमायाकार हैं उनमें मर्स लाइन है जो बड़े पैमाने पर कराची पोर्ट पर सरमायाकारी करेगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैरी टाइम्स हैं उनके सेक्रेटरी जनरल 11 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनसे भी अहम मुआहदे होंगे ताकि हमारी ब्लू इकोनॉमी बेहतर हो। और उनका ये भी कहना था कि गैस के ज़खायर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो दुनिया के चौथे नंबर पर आते हैं और हम खोज नहीं कर रहे हैं, तो पानी के अंदर भी गैस के वाफिर मिकदार में ज़खायर है। इस हवाले से भी हम काम कर रहे हैं। खुशाइन बात है कि अगर हम एक्सप्लोर करते हैं ऑयल और गैस तो इससे यकीनन हमारे मुल्क में जो तवानाई का बुरान है वो काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा मुल्की मशहद के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि तजारती खसारा 11 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। ट्रेड डेफिसिट में कमी हो रही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। डेफिसिट हमारा कम होगा और फिर एक वक्त आएगा कि हम सरप्लस पोजीशन में जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट हमारा क्यों कम होता है? क्योंकि हम अननेसेसरी इंपोर्ट्स को बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं और अपनी एक्सपोर्ट पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं, जिससे हमारा तजारती खसारा बेहतर होता है। 11 माह की कम तरीन सतह पर तजारती खसारा आ गया है। अगस्त 2024 में पाकिस्तान की जो बरामदात हैं वो 2 अरब 75 करोड़ डॉलर रहीं और अगस्त 2023 में ये बरामदात 2 अरब 36 करोड़ डॉलर थी। यानी हमारी जो बरामदात है वो बेहतर हो रही हैं, एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। अगर आइंदा वाले दिनों में तवानाई का बुरान हल हो जाता है, गैस और बिजली की कीमतों को रिजॉल्व कर लिया जाता है, उसमें कुछ करेक्शन कर दी जाती है खास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, तो यकीनन हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होंगी और जब जब एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होती है तब तब हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस चला जाता है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़र मुबादला ज़खायर के हफ्तावार एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हमारे रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर 3 करोड़ 34 लाख डॉलर इजाफे से 9 अरब 43 करोड़ डॉलर हो गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6 करोड़ 98 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 30 करोड़ डॉलर पर आ गए। इंटरेस्ट रेट में शरह सूद मॉनिटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट का ऐलान होगा उसमें शरह सूद में कमी मुतवक्किल है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंकों के ज़खायर कम हो रहे हैं। लोग कमर्शियल बैंकों से पैसा निकाल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंकों के ज़खायर कम हुए हैं। लेकिन अगर दूसरी जानिब स्टेट बैंक के ज़खायर की बात करें तो स्टेट बैंक के ज़खायर इंक्रीज़ हो रहे हैं और अगर हमें IMF से ट्रांच मिल जाती है हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं। मजमूई तौर पर हमारे 14 अरब 73 करोड़ डॉलर के ज़खायर है। अगर ट्रांच 7 अरब डॉलर की मिलेगी तो यकीन हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे और रुपया मजबूत होगा, डॉलर की कदर में भी कमी होगी। इसके अलावा इस हफ्ते हमने महंगाई की शरह में मुसलसल कमी देखी है। महंगाई 11% से घट के 9% पे आ गई है। इसी कमी को सामने रखकर जो सरमायाकार हैं
वो गुमान कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन 150 से 200 बेसिस पॉइंट कम होगा। बहरहाल नई मॉनेटरी पॉलिसी में ये उम्मीद की जा रही है कि 100 से 150 बेसिस पॉइंट कमी होगी, लेकिन सनअतकार सरमायाकार 200-300 बेसिस पॉइंट की तवक्को लगा के बैठे हुए हैं। अब बुरी खबरों की तरफ रुख करेंगे। हमारा जो कलेक्शन टारगेट है एफबीआर का, टैक्स कलेक्शन का, उसमें एक डेफिसिट आया है जिसकी वजह से आईएमएफ को परेशानी हो गई। आईएमएफ का कहना है कि आपने अपनी टैक्स जीडीपी को 13% पे लेके जाना है, यानी 13,000 अरब रुपए हमने एक साल में टैक्स जमा करना है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया, और जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसमें ताजिर दोस्त स्कीम सबसे अव्वल है। ताजिर दोस्त स्कीम में ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका ये कहना है कि हम ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद करते हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने साफ साफ कह दिया है कि ताजिर दोस्त स्कीम पर इम्प्लीमेंट होगा। ताजिर दोस्त स्कीम के ज़रिए टैक्स ज़रूर अदा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा मुल्की मशरक़ को पेट्रोलियम स्मगलिंग से $1 अरब का नुकसान हो रहा है एक साल में। इस हवाले से OCAC यानी ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने ओगरा को खत लिख दिया और कहा है कि पेट्रोलियम स्मगलिंग को रोकें। अगर पेट्रोलियम स्मगलिंग को नहीं रोका तो जो रिफाइनरीज काम करनी है पाकिस्तान में, जो गिनती की रिफाइनरीज हैं, वो अपना कारोबार शट डाउन कर देंगी। अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है पेट्रोलियम स्मगलिंग से। हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में भी नुकसान हो रहा है। $6 अरब की सरमायाकारी होगी पेट्रोलियम सेक्टर में। जाहिर सी बात है, जब रिफाइनरी जो हमारी इस वक्त ब्राउन फील्ड पर काम कर रही है, उनको ग्रीन फील्ड में लाने के लिए $6 अरब की सरमायाकारी होगी। अब वो भी खतरे में पड़ गई है, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हमारी रिफाइनरी सेक्टर में आ रहे थे वो भी थोड़ा सा रुकेंगे, सीज होंगे, क्योंकि पेट्रोलियम स्मगलिंग उरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आकर सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड ने अपना प्लांट वक्ती तौर पे बंद कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने खत लिख के आगाह कर दिया है। सिद्दीक सन्स टिन प्लेट लिमिटेड टिन प्लेट्स बनाती है और वो मुख्तलिफ फूड पैकिंग में इस्तेमाल होती है, लेकिन अब उसका एक मुतबादिल आया है और वो जो टिन प्लेट की जगह पे स्टील शीट का इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टील शीट मुज़र सेहत है। उन्होंने ख़त में लिखा है कि हुकूमत स्टील शीट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा जो फाटा पाटा को जो टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है इनकी मार्केट पे, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन बहुत बुरी तरीके से गिर गई है। और जब प्रोडक्शन गिरी है तो मुलाजमिन को फारिग किया, और मुलाजमिन हड़ताल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में ये लोग लेबर कोड का रुख कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि जब तक नज़रसानी नहीं की जाएगी फाटा फाटा एग्जेम्पशंस पर, जब तक ये जो स्टील शीट बनाने वालों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी, उस वक्त तक हम अपना प्लांट दोबारा से ऑपरेशनल नहीं करेंगे। आखिर में अटक रिफाइनरी लिमिटेड ने डिस्टिलेशन प्लांट वक्ती तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। अटक रिफाइनरी ने डिस्टिलेशन यूनिट बंद करने की इत्तला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है। 2 दिन ये प्लांट बंद रहेगा, लेकिन इससे मार्केट में जो सप्लाई है वो मुतासिर नहीं होगी। ये वक्त की ज़रूरत होती है मेंटेनेंस की, इसी की वजह से अटक रिफाइनरी ने वक्ती तौर पर ये प्लांट बंद किया है। आज हम प्रोग्राम के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करेंगे, ब्लू इकोनॉमी पर बात करेंगे, सनअतकारों के मसाइल पर हम फोकस करेंगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्या 100 बेसिस 200 बेसिस पॉइंट की कमी हो सकेगी, आइंदा वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमतें कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी, इन तमाम पॉइंट्स पर हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन ना वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं तीको रहमान, माहिर मौशियात हैं। बहुत शुक्रिया तीक साहब। इकनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं। हम ये गुमान कर रहे हैं कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 200-300 बेसिस पॉइंट कम होगा। सनअतकार ने बड़ी बड़ी तवक्कुआत लगा ली हैं और लगानी भी चाहिए। इन पर हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो 11% से डिक्रीज़ होकर 9% पे आ गया। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम करना। देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन की और मॉनेटरी पॉलिसी का कंपैरिजन है तो मेरी इकनॉमिक स्टडी कुछ दूसरी बात भी कहती है, और वो दूसरी बात ये कहती है कि इन्फ्लेशन का और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ठीक है, अब एक बात आम हो गई है कि इन्फ्लेशन कम होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी में रेट कम होंगे, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसका रेट दबा के बढ़ेगा। दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जिनको बेसिस पॉइंट कहते हैं वो स्लैश हो रहा है, कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी कनाडा ने, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा। अगर हम ये समझते हैं कि हमारा इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो हमें अपना इंटरेस्ट रेट कम कर लेना चाहिए, तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे नुकसानात हो रहे हैं उनको भी तो हमें देखना होगा ना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप पर जो कर्ज़ होता है, जो आप डेट पे आते हैं, तो आपका कर्ज़ ऑटोमेटिकली मज़ीद बढ़ जाता है। जी, आगे पे उसको पे करने के लाले लगे होते हैं, इधर उधर से उधार लेना पड़ता है, और फिर मज़ीद कर्ज़ बढ़ जाए तो वो फिगर बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि हमारा मुल्क में तकरीबन 82% SMEs हैं, स्मॉल मीडियम ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है बैंक से लोन लेने की तो बैंक से लोन नहीं मिलता,
और अगर लोन मिल भी जाता है तो उसका एक्सेस टू फाइनेंस जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो पे नहीं कर पाता और एट द एंड ऑफ द डे पता ये चलता है कि वो नॉन पेमेंट पे आ गया है। तीसरी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसकी कॉस्ट जितनी कम होगी कंज्यूमर को उतना बेनिफिट मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी, जिसे दूसरे अल्फाजों में आप कह सकते हैं, वो बेइंतहा बढ़ जाती है। और जब कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो मैं फिर एक बात कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जिस इन्फ्लेशन को आप कम करने की बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो परचेजिंग पैरिटीज़ में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक तरफ जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सेस टू फाइनेंस, कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बन जाते हैं, वापस नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बहुत महंगा हो जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग भी महंगी हो जाती है। लिहाजा अपील ये की जाती है कि इस वक्त अगर जो भी सूरत हाल है और इंडेक्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो दें। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो देने के लिए हमें एक्सेस टू फाइनेंस की ज़रूरत है। कुछ बोरोइंग का हिस्सा गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रख दे। अभी हम देख रहे हैं कि 80% बैंक की बोरोइंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जहाँ इन्फ्लेशन कम होगा वहाँ लोगों को भी रिलीफ मिलेगी, और जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगी तो रिक्वेस्ट यही की जाती है कि इंटरेस्ट रेट को कुछ भी नहीं तो 500 बेसिस पॉइंट नीचे लाया जाए तो अच्छा है। 500 बेसिस पॉइंट्स अगर हम कट लगाते हैं इंटरेस्ट रेट पर, तो क्या ये मुमकिन होगा हमारे लिए? IMF के प्लान में हम जा रहे हैं, IMF से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, 500 बेसिस पॉइंट्स की तो बड़ी डिमांड है। देखिए, ये इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, मैं तो सिंगल डिजिट पे बात करने वाला आदमी हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। सिंगल डिजिट पे रहते हैं तो जितनी बातें मैंने अभी कर दी, रिपीट करना सही नहीं है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह एक कंफर्ट जोन में रहती हैं। आज कंफर्ट जोन जो डिस्टर्ब हुआ हुआ है, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए हमें सिंगल डिजिट पे जाना ही होगा। 500 बेसिस पॉइंट से कुछ भी नहीं हो रहा, 14.5% पे आ जाएगा, विच इज़ नॉट मच, दिस इज़ क्वाइट रीज़नेबल। और ये डिमांड बिजनेस कम्युनिटी की हर तरफ से आई है। KCCI ने भी डिमांड किया है, फेडरेशन ने भी डिमांड किया, और सब लोग कर रहे हैं, और तमाम चैम्बर्स इसमें मुश्तरका तौर पर किसी न किसी तरह इसके करीबी फिगर पे डिमांड करें। दैट मीन्स इट ब्रिंग्स अ लॉजिक। व्हेन इट ब्रिंग्स अ लॉजिक तो स्टेट बैंक को इस पर थोड़ी कंसिडरेशन करनी चाहिए। अच्छा, हमारी इकोनॉमी में ब्लू इकोनॉमी का भी बड़ा एक अहम हिस्सा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है वो दुनिया में 0.25% शेयर रखती है। तो ब्लू इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए आप क्या समझते हैं हमें कौन से इकदाम उठाने चाहिए? देखिए, ब्लू इकोनॉमी हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। ब्लू इकोनॉमी स्टडी है कोस्ट लाइन्स की, ओशन की, सी की, और रिसोर्सेज की जो हम मैरीटाइम से हासिल करते हैं। ये कॉम्पोजिशन है एक ब्लू इकोनॉमी की। इस ब्लू इकोनॉमी की से जहाँ अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, करोड़ों नेमतों से, मिनरल, माइनिंग, एग्रीकल्चर और पता नहीं क्या क्या जिनका जिक्र करें तो परवरदिगार का शुक्र। तो उसमें ब्लू इकोनॉमी भी हमारी एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है। देखिए, ब्लू इकोनॉमी को हमने नेगलेक्ट किया है, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ब्लू इकोनॉमी नेगलेक्ट हुई। अब बात ये आ रही है कि ब्लू इकोनॉमी पे कुछ काम होना शुरू हुआ है, सेंस प्रिवेल कर गया है। क्या हो रहा है, इस पर एजुकेशन भी हो रही है, और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ने एक फुल फ्लैश मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कराची में बनाई है। और जहाँ बच्चों को बाहर पढ़ने जाना बहुत मुश्किल होता था और बहुत एक्सपेंसिव होता था और अफोर्ड नहीं कर पाते थे मैरीटाइम, इस दौरान मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमारा शहर वो खुश नसीब शहर है जिसके पास अल्लाह पाक ने 2 पोर्ट्स दिए। जिस शहर के पास 2 पोर्ट हों वहाँ मैरीटाइम की स्टडी ना हो तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेटनेस है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैच एक यूनिवर्सिटी है हमारे पास मैरीटाइम की। साथ ही साथ जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मैरीटाइम की स्टडी को हम फ़रोग दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बच्चे बाहर के आए हुए टीचरों से, एक्सपर्ट से, जिनको यहीं पे बुलाकर हम उनको पढ़ा रहे हैं, तो वो मैरीटाइम की स्टडी को इम्प्रूव किया जाए और लोग ना सिर्फ ये कि मैरीटाइम सेक्टर में उनकी खपत हो, बल्कि शिपिंग में, लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में, और जो भी मैरीटाइम से रिलेटेड होते हैं, ब्लू इकोनॉमी इसका हिस्सा है, तो उनको यहाँ पे खपत हो। एक पहला काम जो करने का जो शुरू हो चुका। दूसरा, हमें अपने पोर्ट्स को डेवलप करना है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, इनकी बर्ड्स को डेवलप करना है, इस पर भी काम शुरू हो चुका। और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मैरीटाइम की एक्टिविटी है पोर्ट की, वो काफ़ी फ़ाल है और बहुत आसान तरीके पे शुरू हो चुकी है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन लेना है दूसरे मुल्कों का, और साथ ही साथ हमने कॉपरेशन लेना है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का जो पोर्ट्स पे आए और जो कि आनी शुरू हो गई हैं। तीसरा क्या है कि हम देख रहे हैं कि मैरीटाइम बहुत सपोर्ट करती है हमारे एक्सपोर्ट्स को। एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए इसमें सी फूड है,
इसमें फिशिंग है। मगर सी फूड की हमारी एक्सपोर्ट तो कम है, इतनी जितनी देखिए होनी इसकी चाहिए वजह उतनी है तो नहीं। हाँ, इसकी वजह मैं आपको बता दूं, इसी पर आ रहा हूँ। और वो वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ओवर फिशिंग हुई है। जब ओवर फिशिंग हुई है तो क्या हुआ है, हमारा जो फिश का स्टॉक है हमारे सी में, हमारे ओशन पे, हमारे मैरीटाइम पे, हमारी ब्लू इकोनॉमी में, वो 80% तकरीबन ख़त्म हो चुका है और हमारे पास सिर्फ 20% फिशिंग का स्टॉक रह गया। तो हमें क्या करना है, हमें एक्वाकल्चर की तरफ जाना है, जो आर्टिफिशियल टेक्निकल एक तरीक़ेकार है फ़िश को प्रोड्यूस करने का। इस पर काफ़ी काम हो रहा है हमारे सिंध में, काफ़ी घारो, गडाब और दूसरी जगहों पे आप देखें धाबेजी वगैरह, वहाँ पे फ़िशिंग पॉइंट है, श्रिम्प पॉइंट्स है। ये हमें इसको कहते हैं एक्वाकल्चर को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जहाँ मैंने बात की ब्लू इकोनॉमी में एजुकेशन की इम्प्रूवमेंट की बात की, पोर्ट्स की इम्प्रूवमेंट की, वहाँ पे एक्वाकल्चर की इम्प्रूवमेंट की भी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह क्या होगा कि हम अपना सी फूड प्रोड्यूस कर सकेंगे, फिशेस को एक्सपोर्ट के लिए निकाल सकेंगे, ज़्यादा हमारे पास श्रिम्प्स होंगे और जो कुछ इससे रिलेटेड सोर्सेज हैं, आउट सोर्सेज हैं, और जो कुछ इसमें से निकलते हैं जो हमको दूसरे मुल्कों को हम बेच सकते हैं, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एड बैक होगा एक्सपोर्ट्स पे। $60 बिलियन का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो $10 बिलियन से यहीं से ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम की प्रोडक्शन से पूरा हो सकता है। अच्छा, अब मिनी बजट की तरफ आ जाते हैं। टैक्स का जो डेफिसिट हम देख रहे हैं, तो अब ये कयास हराइयाँ की जा रही है कि हुकूमत विद हुडिंग टैक्स बड़े पैमाने पे अब लॉन्च करने वाली है, मजीद टैक्सेस लॉन्च करने वाली है। हो सकता है कि मिनी बजट आए। आप समझते हैं कि मिनी बजट आ सकता है? और अगर आ जाता है तो ये जो बजट जो पेश हुआ है, इसकी जो तबाहियाँ हैं, ये अभी थमी नहीं है कि मिनी बजट की तलवार लटक रही है? देखिए, जहाँ आप इकनॉमी की बात करते हैं वहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर बिजनेसमैन की हैसियत से बात करें तो एडिशनल टैक्सेस इकनॉमी पे एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी न सिर्फ इकनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम में आ रही है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि और बहुत सारे सेक्टर हैं जिसको अगर मैं बग़ैर किसी वजह के कहूँ तो उसमें हमारा एग्रीकल्चर, हमारी मिनरल एंड माइनिंग, हमारी IT वगैरह सब के सब एडिशनल टैक्सेस की वजह से जी एक हैज़र्डस किस्म की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, ख़ास करके हमारे एक्सपोर्ट्स में। लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ हैं, उसको फंड्स बिल्ड करने, फॉरेन एक्सचेंज डेवलप करने के लिए, अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को कायम रखने के लिए। दूसरी मजबूरी है कि उसको अपने कर्जे वक्त पे करने, टाइमली पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड द इंटरेस्ट। तीसरा क्या है कि उसको करंट अकाउंट को मेंटेन रखना है। जो डेफिसिट पे गया, डेफिसिट कम हुआ, अब किसी अच्छी सूरत हाल पर है करंट अकाउंट, आप देखिए बड़ी मुश्किल से हुआ है, ये बड़ा कारनामा है गवर्नमेंट का। अब इसको अगर मेंटेन किया जाए तो ये सारी चीज़ों के लिए हम देखते हैं कि हमें इस सूरत हाल से गुजरना कि गवर्नमेंट को ला मोहल्ला एडिशनल टैक्सेस पे जाना ही पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ अतीक साहब एक बात कर रही, मैं इसको पूरा कर दूं कि एडिशनल टैक्सेस पे जाना क्यों पड़ रहा है कि हमें IMF की बातों को भी सुनना पड़ रहा है, क्योंकि हमें उससे $7 बिलियन भी लेना है। सही है, हमने $7 बिलियन की ट्रांच हासिल करनी है। लेकिन अतीक साहब, जो टैक्सेस दे रहे हैं, सैलरीड क्लास की मैं बात कर लेता हूँ, उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ लादा जा रहा है। एक मिसाल के तौर पे जो सैलरीड क्लास जितना टैक्स देती है, सबसे ज़्यादा एक साल में 450 अरब रुपया वो देंगे, तो एग्रीकल्चर की इनकम के ऊपर तो कुछ टैक्स ही नहीं है। 0.02% सिंध पे, 0.06% पंजाब में। अब मजीद अगर टैक्सेस आप लगा देंगे तो जब कारोबार ही नहीं होगा, सनतें बंद होंगी, तो किस तरीके से टैक्स का टारगेट हम अचीव करेंगे? बात कर लेते हैं सैलरीड क्लास की। तो सैलरीड क्लास के साथ आई मीन सो अनफॉर्चुनेट, आप देखें सैलरीड क्लास पे इतना टेस्ट है और एडिशनल बर्डन है कि अगर आप टोटल एक्सपोर्ट का रेवेन्यू भी ले लें और आप रिटेल का रेवेन्यू भी ले लें, इन दोनों को ही मिला लें तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू और टैक्सेस आपको सैलरीड क्लास देती है। तो सैलरीड क्लास आगे ही बोझ में है, इलेक्ट्रिसिटी का बोझ है, पेट्रोलियम का बोझ है और दूसरे इन्फ्लेशन के बोझ हैं और दूसरी तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम बोझ तले दबे भी एक लिमिटेड इनकम पे काम करने वाली सैलरीड क्लास अब अगर अपने टैक्सेस में मज़ीद टैक्सेस का इजाफा करती है तो वो काफ़ी अपने आप को बर्डन फील कर रही है। तो मैंने हमेशा अपील भी की और अभी फिर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपील कर रहा हूँ कि सैलरीड क्लास पर थोड़ा रहम किया जाए और इनके रिविज़िट किया जाए जो इनके ऊपर टैक्सेस लगे और इसको कम से कम करने की। मिनी बजट आ सकता है, आपको क्या लगता है? सॉरी, मिनी बजट आ सकता है? देखिए, दो ऑप्शन है इसके। अगर इसी तरह की रिटेल के साथ सूरत हाल रही जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है और फिक्स टैक्स पे बात हो रही है और दूसरा बहुत सारी चीज़ें, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये एक बहुत एसेंशियल रकम, देखिए आपकी रिटेल की इकोनॉमी का फिगर बहुत बड़ा है और रिटेल अगर टैक्सेस पे आए और उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक टैक्सेस लिया जाए या मर्ज़ी छोड़ दें या उनकी हैसियत के मुताबिक टैक्स लिया जाए
तो बात बनती नज़र आ रही है। और एक आदमी एक छोटी सी दुकान पे 60,000 रुपये महीना कैसे देगा? तो 60,000 कमा नहीं पा रहा अंडर दी सर्कमस्टांसेस। आपको पता है कि 500 रुपए एंग्जाइटी से टैक्स, 1000 रुपए से टैक्स शुरू है और हाई क्लास है 60,000 की। अब जो 500 1000 रुपए वाला है टैक्स का स्लैब, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही। 60,000 वालों को पकड़ लिया ट्रेडर्स ने। एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। तो मैं इस बात में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिविजिट किया जाए ज़रा ये टैक्सेस के फिगर को, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। और ये मिनी बजट वगैरह की तरफ ना जाया जाए। आगे ही बहुत बड़े झंझट में से निकले हम लोग, इस कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन, अगर IMF कह दे कि आप टैक्स डेफिसिट को दूर करने के लिए मिनी बजट अनाउंस करें, फिर तो हम मजबूर होंगे। ये बात सही है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट पे आए। और टैक्स नेट पे लोग तभी आते हैं जब आप देखते हैं कि उसके टेंजिबल बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। तो साहब, अगर आपको अपने टैक्स के टेंजिबल बेनिफिट्स नजर आएंगे, आपकी बिजली आ रही है टाइम पर, आपका गटर नहीं बह रहा, आपकी सड़क बनी हुई है, बारिश आ गई तो खंभे से करंट नहीं निकल रहा, ये सारी चीज़ें अगर अपने टेंजिबल बेनिफिट्स हमको नज़र आएँ कि हम टैक्स पे करते हुए नज़र आ रहा है, हमारे बच्चे ने स्कूल पढ़ने जाना है, उसको एजुकेशन का ख्याल किया जाए, मैं बीमार होता हूँ तो मेरे हॉस्पिटल में मुझे इधर उधर क्लिनिक्स में पैसे इंतज़ाम करके नहीं जाने, बल्कि मेरा गवर्नमेंट की तरफ से इलाज फ्री हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब टेंजिबल बेनिफिट्स की सूरत में जाएंगी तो लोग ऑटोमेटिकली टैक्स नेट पे आएंगे। और आप जब टैक्स नेट की बात करते हैं तो मैं आपसे एक बात करता हूँ, देखिए 2 किस्म के टैक्सेस आप पे कर रहे हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो 98% इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप हर आदमी पे कर रहा है, मोची भी पे कर रहा है, हजाम भी पे कर रहा है, धोबी भी पे कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, हम सब इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, कुछ भी करते हैं इनडायरेक्ट। तो टैक्स तो पे हो ही रहा है। वो टैक्स हम पे तो कर रहे हैं और हुकूमत अपने शान अखराजात कम नहीं कर रही। हुकूमत अपने शान अखराजात का अगर तो मिलकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें। $20 है, तो मिलकर रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अपने एक्सपेंडिचर्स को प्लीज कम करें। एक्सपेंडिचर्स को कम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। टैक्स डेफिसिट को दूर करने के लिए इकदाम तो उठा रही हुकूमत, लेकिन हुकूमत अपने शान अखराजात कम करने के लिए फिलहाल कोई ऐसा मौसर उसने कदम नहीं उठाया। बहरहाल वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के अखराजात का तखमीना एक साल में $20 अरब है। अगर बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होता है, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मजीद इजाफा होता है, तो ये अखराजात $20 अरब से बढ़कर $23 से $24 अरब एक साल में चले जाएंगे। हुकूमत को अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना होगा, एग्रीकल्चर के इनकम टैक्स की शरह को बढ़ाना होगा, जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे नॉन फाइलर्स उनको लाना होगा, सख्त मॉनिटरिंग करनी होगी, सिर्फ रिटेलर नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर पर भी फोकस करना होगा, तभी हम अपनी टैक्स GDP को इंप्रूव कर सकेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनस फरहान, जनरल सेक्रेटरी हैं टैक्स पेयर अलायंस पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया अनस साहब। टैक्स डेफिसिट हमारे फिस्कल ईयर में हो गया है, जो नया फिस्कल ईयर शुरू हुआ है। अब इस डेफिसिट को हम पुर कैसे करेंगे? जो टैक्सेस दे रहे हैं उन पर मजीद टैक्सेस का बोझ डाल के या मिनी बजट लाकर, क्या समझते हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच हमजा भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रोग्राम। जी देखिए, जब 12 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट पेश किया 2024-25 के लिए, तो उस वक्त भी टैक्स पेयर्स अलायंस पाकिस्तान, प्राइम इंस्टीट्यूट, पाइड और जितने भी पाकिस्तान के इकोनॉमिक थिंक टैंक्स हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन सब का यूनानिमस ओपिनियन ये था कि इसके ऊपर कोई आपकी पॉलिसी मेकिंग नहीं है, कोई आपकी जो है थॉट प्रोसेस नहीं है, आपने सिर्फ एक टारगेट रेवेन्यू का टारगेट लाके खड़ा कर दिया। 9.3 ट्रिलियन की आपकी कलेक्शन थी 2023-24 में, और उसमें भी सिर्फ एक महीना था दिसंबर 2023 का, जिसमें आपकी जो कलेक्शन थी वो 1 ट्रिलियन को टच की थी। और आपने जो 2024-25 में टारगेट अपने लिए सेट किया है वो आपने 12 ट्रिलियन से भी ज्यादा का, तकरीबन 13 ट्रिलियन का किया है। यानी कि आपको तसलसल के साथ हर महीने कम अज कम 1 ट्रिलियन, कम अज कम यानी कि 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा आपको चाहिए। तो ये तो मतलब एक वैसे भी जरा इलॉजिकल सी बात है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो ये टारगेट्स हम पहले भी बता चुके हैं कि जो है बहुत मुश्किल है। अभी आपने भी न्यूज़ सुनी है कि गवर्नमेंट जो है प्रपोज कर रही है कि विद होल्डिंग टैक्स को वो बढ़ाने जा रही है अक्टूबर से, अगर आपका क्वार्टरली टारगेट अचीव नहीं होता, जो कि करंट सिनेरियो में बिल्कुल आपको अचीव होता नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप विद होल्डिंग टैक्सेस के थ्रू एक दफा फिर जो है वो अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में है। विद होल्डिंग टैक्स को एडवांस टैक्स भी कहा जाता है ना? बिल्कुल सर, विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स ही है। एडवांस टैक्स बेसिकली होता है कि आपने एक तो ये कि एडवांस टैक्स पे खुद पे कर होते हैं मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे, वो कुछ रिजीम्स बनी हुई है। विद होल्डिंग टैक्स होता है कि जो भी बंदा आपको पेमेंट करेगा और एडवांस स्टेज के ऊपर ही जो है एट सोर्स आपका टैक्स काट देगा।
मतलब आपने अगर सप्लाईज की पेमेंट करनी है, कोई आपका सप्लायर है, उसको आपने उसको आपने पेमेंट करनी है, तो उसमें से विद होल्डिंग टैक्स आप डिडक्ट करके और उसके बाद वो आप गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे फिर और बाद में बाकी की जो क्लेम करेंगे। पेमेंट है उसको करेंगे। यानी कि आप बेसिकली एफबीआर के एजेंट हैं, आप एफबीआर के बिहाफ पे एक टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उस बंदे से, टैक्स पेयर से, और उसको आप गवर्नमेंट को जमा करवा रहे हैं। अच्छा अनस साहब, तो मुझे हमारे यहाँ एक बात और आपसे पूछनी है। सर, एडवांस टैक्स उसी वक्त लागू होगा ना जब इनकम होगी? जब इनकम ही नहीं होगी तो बिल्कुल एडवांस टैक्स रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, बिजनेसमैन कैसे जमा कराएगा? सर बेसिकली देखिए, एडवांस टैक्स जो आपने खुद से जमा करवाना होता है टैक्स पेयर ने, वो आपका इनकम बेस्ड है। लेकिन जो आपका विद होल्डिंग टैक्स है, जो बेसिकली एडवांस टैक्स ही है जो आपका विद होल्ड हो रहा होता है, आपका थर्ड पार्टी आपका विद होल्ड कर रही होती है, गवर्नमेंट को जमा करवा रही जी। होती है, उसका इट हैज नथिंग टू डू विद द इनकम। आपका बेशक अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लॉस दिखा रहा हो कि जी आपने इस साल में लॉस लॉस किया है, आपने इनकम अर्न नहीं की, लेकिन चूंकि आप जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आप जो सप्लाईज दे रहे हैं, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, उसके ऊपर आपने जो है आपके जो पेयर है जिससे आपको पेमेंट करनी है, वो जो आपका मतलब एक तरह से दूसरी मानों में बिजनेस रिलेशनशिप जिस पार्टी के साथ आपका है, उसने आपका टैक्स काटना ही काटना है। उसके ऊपर वो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है उसकी, कि उसने टैक्स अगर वो नहीं काटेगा, गलत रेट से काटेगा, गलत हेड में जमा करवाएगा, तो उसके ऊपर पेनल्टी आएगी कि आपने बंदे का टैक्स सही क्यों नहीं काटा। आप बेसिकली एफबीआर के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, एफबीआर के एजेंट के तौर पे, कि एफबीआर ने आपको कहा है कि जी आपने जो पेमेंट अगले बंदे को करनी है, अपने सप्लायर को, वेंडर को, या आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हुए उसकी जो पेमेंट करनी है, उसमें से टैक्स आपने काट के हमें जमा करवाना है। अब देखिए थोड़ी सी इसका मैं एनालिसिस आपको बता दूं कि पाकिस्तान में वैसे लेकिन अनस एफबीआर की जो साहब, जब तक इनकम नहीं होगी, जब तक कारोबार नहीं होगा, सनतें नहीं चलेंगी, तो एडवांस टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी हो, XYZ कोई से भी टैक्सेस हो, कैसे जमा होंगे? देखिए सर, ये तो ट्रांजैक्शन बेस्ड है ना, आपने ट्रांजैक्शन बेस्ड पे टैक्स जमा मतलब टैक्स काट लिया, पेमेंट करते हुए आपने जमा करवा दिया, उसके बाद जब उसने फाइनल उसकी असेसमेंट होनी है, उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है, वेंडर ने, सप्लायर ने, तो फिर वो एफबीआर को बताएगा कि मेरा तो जनाब लॉस है, लेकिन मैं इतना टैक्स, मेरा तो जो दूसरी बाद में पार्टी फिर है वो जिससे एडजस्ट होगा जब वो रिटर्न फाइल करेगा। मेरा आपसे ये सवाल एग्जैक्टली है कि मेरा जरा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब कारोबार ही नहीं होगा, जब बिल्कुल सनतें नहीं चलेंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो टैक्स जमा कैसे होगा, ख्वाह वो कोई सा भी टैक्स हो? मेरा आपसे ये सवाल था। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपका ये तो हमने जिस तरह अंडर डिस्कशन भी रहता है, और लास्ट जो मेरा प्रोग्राम था आपके साथ, वो उसमें भी हम लोग यही डिस्कस कर चुके थे कि जब आपकी इनकम नहीं है, आप देखिए बात करते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो आपकी बिलो 10% है, आपने इसको 13% पे लेके जाना है। तो आप कैसे इसको 13% पे लेके जाएंगे जब आम बंदे की इनकम नहीं है, जब आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जब आपकी जो लोकल, इवन देखें अब तो फॉरेन कंपनीज तो वो जा ही रही हैं, जो जा रही हैं, लोकल आपकी जो बिजनेस कंपनीज हैं वो भी बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। जी। मतलब चले वो टेम्परेरी शट डाउन है, या वो जो है परमानेंट आपको थ्रेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जी अगर आपने अपनी टैक्स रिजीम ठीक नहीं की तो हमें मजबूर होकर अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। आपने भी देखे ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा, वो मतलब कोई इंडस्ट्री बंद हुई है कितने दिन के लिए, कोई इंडस्ट्री कितने दिन के लिए, और अगर वो प्रोडक्शन उन्होंने रिज्यूम भी किया तो उन्होंने कहा जी हम उस वक्त तक सप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि हमारे साथ बैठ के गवर्नमेंट मामला तय नहीं करती, हमारी टैक्सेशन रिजीम को वो सही स्ट्रीमलाइंड नहीं करती। बिल्कुल। आपकी थोड़ा सा एनालिसिस करें तो गवर्नमेंट की इस वक्त जितनी कलेक्शन है टैक्स की, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से है। 70% आपकी ऑलमोस्ट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू। उसके बाद जो रिमेनिंग 30% है, उसमें से भी आपका जो मेजर पोर्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि विथहोल्डिंग टैक्स से आ रहा है, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एजीपी की रिपोर्ट क्या कहती है? एजीपी की रिपोर्ट क्या कहती है? सर एजीपी की जो भी करंट रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने बड़े ही इंकशाफात जो किए हैं, वो तो बड़े सनसनीखेज इंकशाफात है, और बड़ा एक डेंजरस सी पोजीशन उन्होंने बताई है। आपका सिर्फ डेट सर्विसिंग के ऊपर इस वक्त जो अखराजात हो रहे हैं, अभी 2022-23 में उन्होंने कहा जी 25 खरब आपका डेट सर्विसिंग के ऊपर अखराजात हुए हैं। 2023-24 में जो है आपके 2022-23 में आपके जो अखराजात हुए हैं वो 34 खरब के हुए हैं। जी। पहले 21-22 की आपको फिगर बताई 25 खरब की, और 2022-23 में 34 खरब, और अभी जब आपकी रिपोर्ट आएगी 23-24 की तो पता नहीं वो क्या बताएगी। आप खुद सोचें, देखें गवर्नमेंट ने जो अपना रेवेन्यू इस वक्त टैक्स रेवेन्यू का टारगेट रखा है, वो रखा है 13 खरब रुपए का, और आप अगर उसमें से सोचें कि कितने खरब रुपए, उसका कितना मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट आप देखें कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके तो आपकी डेट सर्विसिंग की कॉस्ट है।
उसके अलावा उन्होंने फिजिकल मेजर्स के ऊपर जितनी मतलब सनसनीखेज और जो एक इंकशाफात किए हैं, प्रॉपर एक रिपोर्ट है ना, मतलब कोई ये नहीं कि बिल्कुल। उन्होंने कोई हल्की बातें की है, कोई एनालिसिस हुआ है उसके ऊपर वो बातें कर रहे हैं। तो आप जो है वो इस वक्त तक अगर आप ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के ऊपर बात नहीं करते, अगर आप टैक्स पेयर को रिलीफ नहीं देते, अगर आप रिड्यूस रेट्स नहीं लेके आते, अगर आप अपने प्रोसीजर को सिंप्लीफाई नहीं करते, कॉम्प्लेक्स रखते हैं सारी चीज़ें, तो और अपने अखराजात, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट देखें अपने अनड्यू अननेसेसरी जो अखराजात हैं, जब तक आप उनके ऊपर नहीं आते उस वक्त तक आप जो है वो ये भूल जाएं कि आपके टारगेट्स अचीव होंगे। आप देखिए विदहोल्डिंग टैक्स 1% बढ़ा भी दें, चले बिल फर्ज हम कहते हैं जी ये इसके ऊपर, फिर भी आप ये टारगेट जो आपने इतना अनरियलिस्टिक किस्म का ओवर एम्बिशियस जी। चैलेंजिंग टारगेट रख दी, ये हमजा भाई किसी सूरत अचीव नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चर इस इनकम पे हम क्यों नहीं टैक्स की शरह को इंक्रीज कर दे? सिंध में 0.02% है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स, इसके अलावा पंजाब में 0.06% है। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनकम टैक्स इंक्रीज करें और सख्त मॉनिटरिंग करें और जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएं, तो आप समझते हैं कि इससे हमारा टैक्स टारगेट अचीव हो सकता है? बिल्कुल सर, देखें इसके ऊपर सबसे बड़ा तो ये कि एग्रीकल्चर इनकम आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी, आप क्लेम करते हैं कि आप यूर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर को आपने एग्जाम किया अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जी। देखिए प्रोविंशियल को आपने जो है वो जरूर उनके सवाबदीद में लाके खड़ा कर दिया कि आपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि क्या उनकी कैपेसिटी है प्रोविंसेस की कि वो टैक्सेस जो है ये कलेक्ट कर सके। और दूसरा ये कि उनकी तो आप खुद जो सालाना रिपोर्ट देखते हैं उसमें आप उनकी कोई कलेक्शन है, मतलब बिल्कुल एक मीगर सी आटे में नमक के बराबर भी अमाउंट नहीं है जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से आप वहां पे कलेक्ट कर रहे हैं। अगर यही चीज आप देखें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये एग्जेम्पशन खत्म करें सेक्शन जी। 41 की, आप फेडरल जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जी। तो आपके लिए बहुत काम आसान है एफपीआर की। तो देखिए बहुत इस वक्त आउटरीच आपकी 20,000 प्लस वर्क फोर्स है, आपका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आप बहुत बेहतर तरीके से कलेक्ट करके और एनएफसी के थ्रू या कोई और मैकेनिज्म बना दें जिसमें आप सूबों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एग्जेम्पशन खत्म करें। और दूसरा जो आपने आखिर में बात की, मुझे अनस साहब ये बताएं कि अगर क्वार्टरली टारगेट हम अचीव नहीं करते टैक्स का, एफबीआर नाकाम हो जाता है, तो मिनी बजट आ सकता है? क्या आप समझते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखिए माजी में भी होता रहा है, हर साल ये इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट्स ले ला के या कुछ ना कुछ ऐसा करके ये करते हैं। और अभी तो गवर्नमेंट ने देखिए खुद कह भी दिया एक तरह से कि जी उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया, लोगों को अलर्ट कर दिया जी हम लोग ये काम करने जा रहे हैं। तो ये मिनी बजट की सूरत में ही होगा, ये सिर्फ जो है वो विदहोल्डिंग टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ और भी टैक्स रेट्स में इंक्रीज करके पेट्रोलियम लीवी की कहीं तरफ ना इशारा है आपका? पेट्रोलियम लीवी भी इंक्रीज होगी 10 से 20 रुपए? सॉरी सर किसकी तरफ? पेट्रोलियम लीवी जो है वो भी 10 से 20 रुपए इंक्रीज हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो भी हो सकती है। और इसके अलावा टैक्सेशन के अंदर और भी देखे ना, अभी ने जो शुरू किया था फेडरल एक्साइज ड्यूटी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर, काफी उसके ऊपर शोर हुआ, वो वेला मचा के जी ये आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आपकी ये डोमेन में नहीं आती, ये एक आपका इलीगल एक्ट है। लेकिन उसके ऊपर अभी उन्होंने 5 नंबर पर उसके रूल भी ला के खड़े कर दिए। मतलब गवर्नमेंट इस टाइम जो कुछ वो कह रही है कि हम कर रहे हैं, भले वो हमारी डोमेन में आता ही नहीं आता, भले जी। वो हमें जो है वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर रही है। तो ये बिल्कुल आप मिनी बजट भी आएगा और मजीद टैक्सेस भी लगेंगे, टैक्स के रेट्स भी इनहेंस होंगे, और उसके बाद भी गवर्नमेंट अगर ये टारगेट अचीव कर ले तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया अनस साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट आता रहे, एसआरओज आते रहें, मिनी बजट आते रहें, जब कैपेसिटी नहीं होगी टैक्स जमा कराने की, टैक्स देने की, उस वक्त तक हम टैक्स के टारगेट्स अचीव नहीं कर सकेंगे। जो टैक्स दे रहे हैं उन पर आपने मजीद टैक्सों का बोझ लाद दिया। सेलवीट के लास्ट सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है, उनको आपने टैक्सों के पहाड़ के नीचे आपने रूंध दिया। अब जो टैक्स नहीं दे रहा वो अभी भी मज़े कर रहा है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, फार्मर हो। एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने टैक्स एग्जाम देती, अशराफिया टैक्स जमा नहीं कराती, हुकूमत अपने शान अखराजात कम नहीं करती। किस तरीके से आप अपना फिस्कल डेफिसिट पुर करेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। टैक्स जीडीपी हमारी 9% पर है और हम 13% के ख्वाब देख रहे हैं। नहीं, हमारे ख्वाब पूरे होंगे उस वक्त तक जब तक हम कोई मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे और इक्वली हम टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कोई कदम नहीं उठाएंगे। उस वक्त तक हम कुछ भी कर लें, टैक्स का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है प्रोग्राम में। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं खालिद तवाब, साबिक सूबाई वजीर सनअत व तिजारत और बिजनेस कम्युनिटी के लीडर भी हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अब तक कीमती वक्त दिया। खालिद साहब, इसहाक डार ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पीडीएम की हुकूमत 16 माह की जो थी उसमें हम लोग बिल्कुल सही सिम जा रहे थे, लेकिन IMF ने जानबूझकर हमें बर वक्त प्लान नहीं दिया, रकम जारी नहीं की,
ताकि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। इस बयान की, इस तज्ज़िये की आप समझते हैं कि इस वक्त ज़रूरत थी? इस IMF के प्लान में हम जाना चाह रहे हैं और उसके बाद उनका ये तज्ज़िया आना, आपको नहीं लगता कि मामला आगे जाके ख़राब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो ये एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग आपने खबर दी है, जी। क्योंकि हमारी जितनी इस वक्त जो प्रोग्रामिंग हो रही है, इस वक्त मईशत की प्लानिंग हो रही है, वो हम इसी बेस पे कर रहे हैं कि हमें IMF का जो नया ट्रांच है वो नया मिल जाएगा और नया लोन सेक्शन हो जाएंगे। ऐसे मौके पर ये कहना कि जी वो हमें डिफ़ॉल्ट करा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा अजीब सा बयान है। और ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब के रेफरेंस से, क्योंकि जिस वक्त वो आई थी ये PDM की हुकूमत, तो उनका बड़ा कैटेगरी स्टेटमेंट ये था कि IMF से पैसे लेना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो बहुत आराम से मिल जाएगा। जब ये तो उसके बाद ये स्टेटमेंट देना मैं समझता हूँ हैरत की बात है। और ख़ास तौर पर जैसा आपने कहा कि वक्त ऐसा है कि वी नीड वेरी बैडली द सपोर्ट ऑफ IMF। तो इस स्टेटमेंट का IMF पे क्या असर पड़ेगा और किस तरह लेंगे, और क्या जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर रहे थे तो क्या आप लोगों ने उनसे सवाल नहीं पूछा कि व्हाट इज द बैकग्राउंड, ये आपने ऐसा बयान क्यों दिया? और डेफिनेटली ये इस मुल्क की इकोनॉमी, इस पे जो हमारी जो पैसे हमको मिल रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा असरअंदाज जो है मैं समझता हूँ बयान हो सकता है। ये उसी तरह हिट करेगा जिस तरह इन्होंने पहले कहा था कि ये IMF से पैसे लेना कोई बात नहीं है, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। जी, तो खालिद साहब, पहले एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मिफ्ता इस्माइल का और इसहाक डार का। आज ऐसा मालूम होता है इस बयान के बाद के एक कॉन्फ्लिक्ट है वजीर ख़जाना जो मौजूदा है औरंगज़ेब खान का और इनका, हत्ता कि ये इस वक्त वजीर ख़जाना नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का होना हमारी इकोनॉमी पे किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखिए, आप इस बात का ख्याल रखें कि इसहाक डार साहब जो हैं वो इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, बिल्कुल डेफिनेटली फाइनेंस मिनिस्टर से ऊपर है। मैं नहीं समझता कि विदिन द फाइनेंस मिनिस्टर और इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। इन्होंने ये यही बता सकते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इतनी बड़ी बात जो है बयान दिया है और ऐसे मौके पे दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए या होगा। और अगर ऐसा है तो ये मुल्क की मईशत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो जाएगा। खालिद साहब, आपको लगता है कि मिनी बजट आएगा IMF को मुतमईन करने के लिए? अब IMF को हर सूरत राजी करने के लिए, क्या पता ये मिनी बजट लाने के लिए ये बयान दिया हो? आपको लगता है कि ये माहौल बन रहा है मिनी बजट का? देखिए, मिनी बजट आप कह रहे हैं, आप ये देखिए कि जो आपने जो टैक्सेस प्रपोज किए थे पिछले 2 महीने से आप उन टैक्सेस को पूरा नहीं कर सके। बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो गमगीन है। आज पोजीशन ये है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है बंद हो रही है। अगर आप मिनी बजट देखिए फर्दर उन्हीं लोगों पे बोझ डालना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेटवर्क पे हैं, इंडस्ट्री जो है या ट्रेडिंग जो है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा जो है एक और बहुत बड़ी गलती होगी। और मिनी बजट ज़रूर लेकिन किस तरह? आज आवाम हमारी पिसी हुई है। आज हम ये प्रॉब्लम हमारा है IPPs का, महंगाई का, मुल्क की मईशत चलने का। टैक्सेस से मुल्क की मईशत का पहिया नहीं चलेगा। जितना आप टैक्स रेशो कम करेंगे आपकी मुल्क की मईशत बढ़ेगी। जब मईशत बढ़ेगी, टर्नओवर बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली टैक्सेस आएंगे। तो मैं नहीं समझता नए टैक्सेस लगाने से और नया बजट देने से वो हदफ जो है वो पूरा हो जाएगा। खालिद साहब, क्या समझते हैं हमारे मुल्क में FDI आएगी? FDI को रिवर्स गियर लग गया है, लोकल इन्वेस्टर को देखकर फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा है। FDI के वाले साहब का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं एक बड़ी कैटेगरी आपको बात बताऊं कि FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आती है, जब आपके अपने मुल्क का जो आदमी है या मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात के तैयार हों। और 90% FDIs वही लेकर के आते हैं कि दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पे आए, हम इतने % शेयर डालते हैं, इतने % आप डाल दें। तो ये नॉर्मली जो FDIs का उसूल है। लेकिन आज की सूरत में जो चलती हुई इंडस्ट्री है वो बंद हो रही हैं। इस वक्त आपके यहाँ मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? आप इन सिक्योरिटी के हालात देख रहे हैं, सिक्योरिटी के हालात ये हैं मुल्क की। अच्छा, सबसे बड़ा ये है कि आपके जो बेसिक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो एक पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा उधर चला जा रहा है। मैं बिजली के हवाले से बात कर रहा हूँ। किस तरह आप कॉम्पिटिटिव होंगे? हमारे यहाँ कैसे FDI आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इन हालात में कोई इस तरह की FDI आ जाए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई गवर्नमेंट अगर वो कर रही है, अभी आप देखिए आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ किस तरह की बेदारी है? वहाँ आप लोग क्या लोग आपके साथ तैयार हैं? बैरून इन्वेस्टर्स आपके प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम में भी ये चीज़ें जो है वो देखने वाली हैं। और जब तक आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम रहेगी। इसमें 2 एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं, एक बिजली
और एक इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए इस इंटरेस्ट रेट में सवाल ही पैदा नहीं होता कि नई इन्वेस्टमेंट्स जो है वो आ जाए। आखिर में ये बता दें खालिद साहब, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंटरेस्ट रेट का ऐलान करने वाली है, क्या समझते हैं कितने बेसिस पॉइंट्स की कमी होगी? महंगाई सिंगल डिजिट में तो आ गई है और गुमान ये किया जा रहा है 4 से 5% कमी हो जाएगी, क्या ये मुमकिन है? IMF प्लान में हम जा रहे हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर 9.5% जो है वो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट जो है वो आ गया है। अगर आप इन्होंने जब भी अपने पॉलिसी रेट बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो ये कह के बढ़ाया कि जी इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गया है। और मैं समझता हूँ यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत जो है वो काबिल तहसीन है कि 25, 26, 27% से आगे 9.5% पे आ गए। लेकिन इसके साथ साथ कम से कम इनको 4 या 5 बेसिक पॉइंट जो है, यानी इंटरेस्ट जो है वो 15% से इस वक्त कम नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली इनको 12% मैक्सिमम इस 3 महीने में फर्दर आ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप जब तक कीमती वक्त दिया। शरह सूद को अगर कम करेंगे तो कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी, सनतें जो बंद हो रही हैं वो खुलने लगेंगी। सनतों को चलाने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट को नीचे करना होगा। जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे होता है तो मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। लोकल इन्वेस्टर हो या फिर आने वाला फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करता है। रेट ऑफ रिटर्न हमारे मुल्क का बेहतर है, सिर्फ बिजली गैस की कीमतों की वजह से और इंटरेस्ट रेट की वजह से इन्वेस्टमेंट सबुतास हो गई है। बहरहाल इंटरेस्ट रेट को बड़े पैमाने पर कम से कम 2 से 3% तो कम करना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो सके। खालिद तव्वाब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब तक लोकल इन्वेस्टर को आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज़।